नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, जिसे आप बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम खोज की बात करें तो खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की? विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र की खोज की है। और परिसंचरण तंत्र शरीर का वह अंग तंत्र है जो ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है, और उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 ईस्वी में। अब परिसंचरण तंत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है हृदय, दूसरा आता है धमनियां मतलब आर्टरीज, तीसरी आती है शिराएं मतलब वेन्स, और चौथी आती है रुधिर मतलब रक्त। इन चारों हृदय, धमनियां, शिराएं और रुधिर, इन चारों को मिला के हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय की संरचना की बात करें तो हृदय जो है वो 4 हिस्सों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है राइट एट्रियम, और उसी के जस्ट नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया को बोलते हैं दायां आलिंद, इसको बोलते हैं राइट एट्रिया को बोलते हैं दायां आलिंद, और वही लेफ्ट एट्रिया को बोलते हैं बायां आलिंद। और वेंट्रिकल्स की बात करें तो राइट वेंट्रिकल्स को बोलते हैं दायां निलय, और लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलते हैं बायां निलय। इस प्रकार से 4 चैम्बर में विभाजित होता है हमारा हृदय। हृदय के लिए 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला होता है दायां आलिंद, और दूसरी तरफ होता है बायां आलिंद। नीचे की तरफ होता है दायां निलय, और बाईं ओर होता है बायां निलय। इन दोनों को मतलब आलिंद को निलय से सेपरेट करने के लिए बीच में कुछ कपाट लगे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वेल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व या त्रिवल्ली कपाट। क्या बोलते हैं इसको? त्रिवल्ली कपाट। वैसे ही दाईं ओर पे शायद मैंने उल्टा नहीं सही लिखा है, तो बाएं ओर पे होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड मतलब क्या होता है कि द्विवल्ली कपाट। इसको बोलते हैं त्रिवल्ली कपाट, और यहाँ पे बोलते हैं द्विवल्ली कपाट। चलिए तो समझते हैं इसकी संरचना के बारे में कि शरीर का जो हृदय होता है सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, क्योंकि ये कभी भी रुकता नहीं है, जो एक पंप की तरह कार्य करता है। मतलब हमारे रक्त को पंप करने का कार्य करता है हृदय। इसका वजन बोलते हैं कि 300 ग्राम माना जाता है, एवरेज 300 से 400 के बीच में रहता है। ये लूसेंट का डेटा है 300 ग्राम का। कोष्ठक की मैंने जस्ट अभी बात बताई कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 होते हैं निलय। हृदय के आवरण, एक होती है पेरिकार्डियम कैविटी। पेरिकार्डियम मतलब एक पॉलिथीन ले लो, उसमें आप हार्ट को रख दोगे तो जो पॉलिथीन में लपेट दिया है उसको आपने, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो एक प्रकार की झिल्ली होती है जिससे हमारा हृदय घिरा हुआ होता है। अब रक्तचाप की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, तो रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज जितनी भी होती हैं, उनके जो उसमें जो रक्त बह रहा होता है, उस रक्त के द्वारा जो धमनियों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसे बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। सामान्यतः हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80। अब जब हम बोलते हैं कि 120/80, तो इसका मतलब होता है 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक, मतलब कितने बार उसने संकुचन किया, और वहीं पे जो नीचे आप 80 बोलते हो तो उसे बोलते हैं डायस्टोलिक, मतलब शिथिलन का दाब। तो कितने बार डायस्टोल हुआ और कितने बार सिस्टोल हुआ, इसका अनुपात बताता है कि हमारा जो रक्तचाप है धमनियों में वो कितना है। इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसके द्वारा हम हृदय के रक्तचाप को माप सकते हैं। हृदय की लोकेशन कहाँ पे होती है? ये हमारी होती है हल्का सा बाईं ओर होता है। किस तरफ होता है? बाईं ओर होता है। मतलब फेफड़ा जो होता है ना, बायां फेफड़ा होता है, उसके बगल में लगा हुआ होता है हृदय। चलिए हृदय के बारे में कुछ और जानकारी है कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होता है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रो
कार्डियोग्राम। अब दो चीजें होती हैं, सॉरी यहाँ पे है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन को बोला जाता है जो कि हृदय की गतिविधियों को मापता है या उसकी जांच करता है। दूसरा, ये जो मशीन होती है, इस मशीन के अंदर एक ग्राफ बनता है जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, या फिर आप हॉस्पिटल में आना जाना हो तो वहां पे भी देखने को मिलता है, जहां पे हार्ट पेशेंट होता है, टिक 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 कुछ इस प्रकार की आवाजें भी आती हैं। तो वो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसके अंदर एक ग्राफ बनता है जो आपकी हृदय की गतिविधियों को बताता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, चलिए आगे। दूसरा एक पॉइंट होता है पेसमेकर नाम का। पेसमेकर को ऐसे नोड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे नोड। ऐसे का फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। ये एक पॉइंट होता है। यहाँ पे देखिए आप, जो मैंने हार्ट का डायग्राम दिया है, तो इसकी जो दीवार होती है बाहर की, उस दीवार पे एक जाली नुमा संरचना पाई जाती है जो कि पूरे हृदय पर फैली हुई होती है। और ये क्या करता है, इसको हृदय का हृदय भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हृदय को मतलब हृदय का भी हृदय कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट को धड़कने में मदद करता है। इसी के अंदर एक इलेक्ट्रिक मतलब शॉक जनरेट होता है, पल्स जनरेट होती है, जिस कारण से हमारा हृदय धड़कता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। जब हृदय की प्राकृतिक गति कम हो जाती है तो उसमें सीधा सा रोल होता है पेसमेकर का। चलिए, ये था हृदय के बारे में। इसके अलावा धमनी और शिरा दो चीजें उठती हैं, तो दोनों को समझते हैं। जैसे मान के चलिए, ये मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं हृदय का। तो इसके अंदर ये चार चैम्बर हैं। ये हो गया एट्रिया और ये हो गए वेंट्रिकल, मतलब निलय और आलिंद। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारे फेफड़े हैं। इन फेफड़ों के अंदर यहां से हृदय के अंदर दो चीजें प्रकार की नलियां पाई जाती हैं, जिसे हम धमनी और शिराएं बोल रहे हैं। धमनी को बोलते हैं आर्टरी और शिरा को बोलते हैं वेन। तो हमारे शरीर से जितना भी अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त मतलब वह रक्त, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त में किसको बोल रहा हूं? वह रक्त जिसके अंदर CO2 की मात्रा होती है, उसे मैं बोलता हूं अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त हमारे शरीर से धमनियों के द्वारा, सॉरी, शिराओं के द्वारा हृदय के अंदर लाया जाता है और जाता है वो एट्रिया में, मतलब आलिंद के अंदर। आलिंद से जाता है फिर वो निलय के अंदर। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। हृदय के दाईं ओर पाए जाने वाले आलिंद और निलय, आलिंद के अंदर अशुद्ध रक्त आता है और वह पंप होके पहुंचाया जाता है नीचे वाले हिस्से में, जिसे हम बोलते हैं निलय। निलय से फिर कुछ धमनियां जाती हैं, निलय से कुछ धमनियां जाती हैं इसी अशुद्ध रक्त को लेके। कहां पे? फेफड़ों के पास। इसमें क्या है? CO2। ये CO2 की मात्रा यहाँ पे फेफड़ों में छोड़ दी जाती है और फेफड़ों में जो हमने श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, उस ऑक्सीजन को यहाँ पे रक्त में छोड़ा जाता है। और अब ये धमनियां बदल जाती हैं किसमें? शिराओं में। और ये शिराएं जाती हैं हमारे दाएं आलिंद में, या फिर दाएं आलिंद या दाएं निलय के पास, और वहां पे जाते ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त वहां पे पहुंच जाता है हृदय के बाएं हिस्से में, और मतलब बाएं आलिंद में। यहां से पंप होता है और ये रक्त पहुंच जाता है बाएं निलय के अंदर। और यहां से फिर जो शुद्ध रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। किसके माध्यम से? एओर्टा के माध्यम से, मतलब महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर इस रक्त को पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ पे जो धमनियां यहाँ से निकल रही हैं, वो धमनियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो अशुद्ध रक्त लेके आए हैं, वो आया है धमनियों के माध्यम से। उसके बाद जो अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ों तक जिस धमनी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, उसे बोलते हैं हम पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी धमनी।
अब देखो, थोड़ा सा समझिएगा, पहले इसको समझ लीजिए कि जो हृदय से जो अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है, कौन लेके जा रही है? पल्मोनरी धमनी लेके जा रही है, और वहीं से फिर शुद्ध रक्त को लेकर आ रही है हृदय की ओर, जिसे बोल रहे हैं हम पल्मोनरी पल्मोनरी शिरा। दोनों ही चीज अलग अलग है, शिरा और धमनी। अब समझिएगा, शिरा क्या होती है और धमनियां क्या होती हैं। धमनियां हम उन्हें बोलते हैं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर लेके जाती हैं, वो कहलाती हैं धमनी। और जो हृदय मतलब रक्त को हृदय की ओर लेके आती हैं, मतलब हृदय की तरफ लेके आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं शिरा। लेकिन यहाँ पे दो अपवाद पाए जाते हैं। कौन से अपवाद? पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। ये दोनों के दोनों अपवाद हैं, क्योंकि ये यहाँ पे वैसे कि धमनी का काम क्या होता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। यह पल्मोनरी धमनी हृदय से रक्त को दूर लेके तो जा रही है, लेकिन कैसे रक्त को लेके जा रही है? अशुद्ध रक्त को। कौन से रक्त को लेके जा रही है? अशुद्ध रक्त को। इसलिए ये हमने इसको बोला है कि पल्मोनरी धमनी ये अपवाद है धमनियों का। वैसे ही मैं पल्मोनरी शिरा की बात करूं तो शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लेकर आने का, लेकिन पल्मोनरी शिरा क्या कर रहे हैं? यहाँ पे शुद्ध रक्त को लेके आ रही है हृदय की ओर। समझ में आया? इतनी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है, बस ये अपवाद हैं जो आपको याद रखने हैं, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। महाधमनी का कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में फैलाती है। पल्मोनरी धमनी का कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को लेके जाती है फेफड़ों तक, और वहां से जब रक्त शुद्ध हो जाता है, उस शुद्ध रक्त को पल्मोनरी शिरा वापस से हृदय में लेके आ जाती है। कौन से हिस्से में? बाएं निलय के अंदर। कौन से निलय में? बाएं निलय में। एंट्री होती है बाएं आलिंद में, फिर उसके द्वारा पंप किया जाता है, और वो पंप किया हुआ रक्त कहां पहुंच जाता है? बाएं निलय के अंदर पहुंच जाता है। और बाएं निलय से अंतिम रूप से जब शुद्ध रक्त कहां से निकाला जाता है? महाधमनी से पूरे शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई? तो चलिए आगे समझें कि आखिरकार इन्होंने क्या दे के रखा है हमें धमनी और शिरा के बारे में। तो सबसे पहले धमनी की परिभाषा क्या बनती है कि यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक लेके जाती है, जिसे हम बोलते हैं धमनी। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है जो मैंने आपको बताया, पल्मोनरी धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है हृदय से फेफड़ों तक। वही दूसरा बात करें शिरा के बारे में, तो शिरा का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को शरीर से वापस हृदय तक लेके जाने का। लेकिन पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा है जो कि शुद्ध रक्त को लाती है हृदय की ओर। समझ गए? ये था धमनी और शिरा में अंतर। अगला, अब हम बात करेंगे रुधिर के बारे में, रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? एक तरल मतलब लिक्विड संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि एक तरल अवस्था में पाया जाता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4, मतलब हल्का सा क्षारीय होता है। अगला, रक्त के घटक की बात करें कि रक्त के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो सबसे पहला तो उसके अंदर जो होता है तरल पदार्थ, जो कि लगभग 55 से 60% हिस्सा बनाता है रक्त का। वहीं पे आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रक्त कणिकाएं जिसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और उसी के कारण रक्त का कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। कितने होते हैं? मतलब यदि आरबीसी बनी है तो 120 दिन के बाद वह आरबीसी नष्ट हो जाएगी। कहां पे नष्ट होगी? स्प्लीन के अंदर। कहां पे होगी? स्प्लीन, जिसे आप बोलते हो प्लीहा। क्या बोलते हो? प्लीहा। इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, ये चीजें आप याद रखोगे। अगला, अगली जो घटक है हमारे पास वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। ये शरीर को रोगों से रक्षा करता है। देखिए डब्ल्यूबीसी के कई सारे हिस्से होते हैं, वैसे तो मैं अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर भी यहाँ पे समझ लो। डब्ल्यूबीसी के अंदर कई सारी चीजें पाई जाती है, जैसे होते हैं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल।
इन तीनों चीजों के काम मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे बस आपको याद रखना है मोनोसाइट के बारे में कि डब्ल्यूबीसी का वह हिस्सा जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। किसका काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। मोनोसाइट बोलते हैं उसे, जो कि एक डब्ल्यूबीसी है और शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करती है मोनोसाइट, या डब्ल्यूबीसी आप बोल सकते हो डायरेक्ट। यदि आपको थोड़ा सा बेस में याद रखना है तो आप मोनोसाइट याद रख सकते हो, क्योंकि यही वो होती है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करती है। कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी को तैयार करने का काम करती है मोनोसाइट, या फिर आप डायरेक्ट बोलते हो डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? ये हमारे रोगों से लड़ने का कार्य करती है। अगली होती है प्लेटलेट्स, जो हमारा रक्त का थक्का बनता है। जब हमें कहीं पे कोई चोट लगती है, घाव होता है, तो तुरंत ही वहां पे रक्त का थक्का बन जाता है और खून बहने से रुक जाता है। तो वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण होता है। चलिए, ये था हमारा परिसंचरण तंत्र। अगली क्लास में हम समझेंगे लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, लसीका परिसंचरण तंत्र के बारे में। यहां तक हमने जितना भी लूसेंट में जानकारी दी हुई है उतना हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी नहीं है। कुछ है चीजें जो शायद आपको याद रख लेनी चाहिए, जैसे थायरॉक्सिन हो गया, एड्रेनालिन होगा। ये कैसे हार्मोन है जो स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। आप चाहो तो इसको याद रख लेना, लूसेंट में दे के रखा है। मिलते हैं अगले क्लास में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस स्कैनर को आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहां पे ये पीडीएफ जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इस पीडीएफ को वहां पे डालते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।